हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए, फिजिक्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक की, जी हाँ, फर्स्ट बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कराने वाला हूँ, और जिसे हम अति लघु भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगी, इसलिए पूरा एंड तक देखिएगा और ये आपका वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट बुक की छोटी छोटी डेफिनेशंस का क्या हो जाएगा, वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए 1 और 2 मार्क्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो तो एंड तक देखिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है उसको जाइए और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, समझते हैं कूलाम के नियम को। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं और उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होता है, उसी दिशा में होता है। F बराबर F प्रोपोर्शनल तो आ गया Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, यहाँ पर मैं रिवीजन करा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, आप आई नो आप ये सब बच्चों को आता है। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R², प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो F इजिकल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, है ना, परीक्षण आवेश क्या होता था, Q0, क्या होता था, Q0। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F अपॉन में Q0। तो क्या बोला मैंने, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल यानी कि F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात यानी कि F अपॉन Q0 को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, इतना ही समझना था इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गॉस का नियम क्या है, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या कहता है, फटाफट से वन शॉट रिवीजन ले रहे हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/ε0। क्या होता है, फाई बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 क्या होती है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से, देखो वैद्युत द्विध्रुव की रचना कैसी होती है, एक होता है +Q और एक होता है -Q, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो उसने बोला वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, तो किसी भी एक आवेश के क्या परिमाण यानी कि Q, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखिए ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत आता है। वैद्युत फ्लक्स, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोला मैंने, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है EDS या फिर EDA। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन E.DA होता है, और E.DA A. भी खोलेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन EDA cos थीटा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। यह अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम होता है। विमायित होती है इसकी ml की पावर 3 T की पावर -3 A की पावर -1। देखो इस बात को समझ लो ध्यान से, यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट विद्युत फ्लक्स भीतर प्रविष्ट हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक। अगर अंदर की तरफ आ रहा होगा तो कैसा होगा, ऋणात्मक। जैसे ये सर्कल है, अब इस पे ऐसे करके एरो बन रहा है ना, ऐसे करके एरो बन रहा है ऐसे करके, तो ये वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। लेकिन वहीं अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्लियर है, तो यदि नेट वैद्युत फ्लक्स सतह से बाहर आ रहा है तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत विभव को। ठीक है, तो फटाफट से आपका वन शॉट रिवीजन होता रहेगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश +Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। देखो अनंत से हम किसी एकांक परीक्षण धनावेश Q0 को लेके आ रहे हैं, और कहाँ तक ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, अनंत से एकांक परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, तो कार्य तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यह अदिश राशि होती है।
तो V बराबर W अपॉन Q नॉट हो गया। अब आता है वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में ही किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है VV माइनस VA बराबर W अपॉन Q नॉट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आवेश की गतिशीलता। ध्यान से समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग VD तथा आरोपित वैद्युत बल E के अनुपात को उस आवेश की गतिशीलता, आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला मैंने, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग VD तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। सिंपल, म्यू बराबर VD अपॉन E, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश की गतिशीलता कहते हैं। इनमें से जो डेफिनेशन आपको अच्छी लग रही है उसको जरूर लिख लीजिएगा। अगर आपके पास बड़ी सी लिख रही है और आपको समझ में नहीं आ रही है तो उस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा जो यहाँ पर आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए ये तो बहुत इजी चीज़ है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। VD इक्वल्स टू J अपॉन NE। मैं डेफिनेशन पे आया हूँ तो डेफिनेशन समझाता हूँ। देखिए ये रहा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर होता है E अपॉन में J। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से आप डेफिनेशन आराम से बना देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है धारा घनत्व। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आप कवर करा रहा हूँ मैं सारी आपको फर्स्ट बुक को। ठीक है, इसलिए बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी बता रहे हैं। देखिए धारा घनत्व क्या होता है, किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। तो एक चीज़ याद रखनी है बस कि किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा है ना। तो देखो ये कोई चालक है और ये इसका प्रति एकांक क्षेत्रफल हो गया और इससे कौन गुजर रही है, इससे धारा गुजर रही है, धारा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। बस J बराबर होता है I अपॉन में A, J बराबर I अपॉन में A होता है, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। फिर आता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल। शांतिकाल क्या होता है कि धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से दो लगातार टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को क्या कहते हैं, शांतिकाल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं और अधिकतर धातुओं के लिए है 10⁻⁻14 सेकंड कोटि का होता है। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल का वैद्युत वाहक बल। तो इसको समझते हैं क्या है सेल का वैद्युत वाहक बल। तो एकांक आवेश को सेल सहित, याद रखिएगा सेल सहित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है कि सेल सहित जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोला मैंने कि एकांक आवेश को हम प्रवाहित कर रहे हैं लेकिन सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कर रहे हैं। तो पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य को अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दिया गया कार्य, किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा W है तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E बराबर W अपॉन Q हो जाएगा, जो कि जूल बटे में कूलम हो जाएगा अथवा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए 2023-22 में आया, लगातार आया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा अगर नहीं लिख रहा है तो। और साथ में यह किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी लिखवा रहा हूँ तो इसको लिख लीजिएगा। देखिए जिनको मैं बोल रहा हूँ स्टार लगा रहा हूँ उनको जरूर लिख लीजिएगा अगर आपके नहीं लिख रहे हैं तो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए बंद परिपथ में सेल द्वारा विद्युत धारा भेजते समय है ना, बंद परिपथ में सेल द्वारा जब विद्युत धारा भेजते हैं तो भेजते समय सेल के भीतर उसके घोल में धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। तो अंदर क्या हो रहा होता है कि धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बह रही होती है और इस धारा के लिए सेल के घोल के प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो सेल के अंदर घोल होता है ना, घोल H2SO4 वगैरह का, तो उसके घोल के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी ओम ही होता है। अब ये आता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यह घोल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह वैद्युत अपघट्य के घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है और यह वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ठीक है, ये तो एक लाइन में आपको लिखवा दे रहा हूँ। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर, किसी चालक के सिरों पर जब हम विभवांतर लगाते हैं ना तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहलाता है। बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट देखिए किरचॉफ का भी रिवीजन करा देता हूँ। किरचॉफ के विद्युत संबंधी परिपथ का देखो यहाँ पर 2023 में आ चुका है, ये तो इंपॉर्टेंट है। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम सबसे पहले बात करेंगे। तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। सिग्मा आई बराबर 0 होता है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ
संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। ठीक है, ये सब जानते हैं आप। और एक इस बात को याद रखिएगा कि ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, किरचॉफ का पहला नियम। और दूसरा किस पर है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो द्वितीय नियम वोल्टता अथवा पाश का नियम, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में, है ना, प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ठीक है, तो प्रवाहित होने वाली धारा आई और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय यानी कि सिग्मा आई आर, है ना, उस पाश में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के, है ना, समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर होता है। ये द्वितीय नियम हो गया, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण उस बल युग्म आघूर्ण के बराबर है जो कि चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है। तो क्या बोला मैंने? किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण यानी कि एम से नोट करते हैं, किसके बराबर होता है? उस बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है, मतलब टाउ के बराबर होता है, जो कि चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है। यह सदिश राशि होती है और इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा इसको, शंट। देखिए 2 सेटों में आया था, बी वाई और बी एक्स में। तो शंट क्या होता है? तो शंट एक निम्न मान का प्रतिरोध का तार होता है जिसका उपयोग चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने में किया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है बस। नेक्स्ट देखिए, ये अचानक से क्वेश्चन आ गया था बोर्ड में, 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में आ चुका है बीवाई सेट में। इसको ध्यान से समझ लो। एक आवेशित गतिशील कण, इसको लिख लेना, ठीक है। एक आवेशित गतिशील कण के पथ की प्रकृति लिखिए। आवेशित गतिशील कण के क्या लिखनी है? पथ की प्रकृति लिखनी है। जब यह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, उसी की दिशा में हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो और परस्पर लंबवत कार्यरत वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के संयोजन के अनुदिश गति करे। तो देखो, सबसे पहला हमें क्या बताना है कि एक आवेशित गतिशील है, वो क्या है? वो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो जब ये वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा ना, तो यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करेगा, उसी की दिशा में करेगा, तो उसका पथ कैसा होगा? एक सीधी रेखा में होगा। यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, तो आवेशित कण का पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, तो कण का वृत्ताकार होगा पथ। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करेगा उसी दिशा में, तो कण सीधी रेखा में होगा। तो याद रखना कि अनुदिश में दोनों कंडीशन में कैसा होगा? सीधी रेखा में ही होगा। और लास्ट है कि जब आवेशित कण पर परस्पर लंबवत वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लगता है, तब इसका परिणामी मार्ग कैसा होता है? कुंडलीनिवत होता है। इस तरीके से कुंडलीनिवत होता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, बस लास्ट खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है, तो इसलिए सबर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। तो यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई तल लें, तो चुंबकीय क्षेत्र बी तथा तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो बी और ए इनका मल्टीप्लाई जो होता है 5 बराबर बी ए होता है। ठीक है, देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, समझिएगा। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, तो कोई कुंडली है और चुंबक है, उसके बीच क्या हो रही है? सापेक्ष गति, मतलब चुंबक को हम उसके आगे पीछे घुमा रहे हैं, हिला रहे हैं, तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा उत्पन्न वैद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और वैद्युत जनित्र तथा ट्रांसफार्मर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियाँ हैं। ठीक है, अब आता है लेंज का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। क्लियर है मेरी बात? देखिए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कैसे? तो देखिए, किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और यांत्रिक कार्य करने में वह यांत्रिक ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारक के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट समझते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक। तो देखिए, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा एकांक दर से प्रवाहित हो रही हो। इसका मात्रक हेनरी है। अन्योन प्रेरण का उदाहरण है ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। तो देखिएगा, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि निकट स्थित दो कुंडलियों में से एक में प्रवाहित धारा का मान
परिवर्तन करें तो निकट स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हो जाएगा और इसके कारण उसमें एक वैद्युत भाग बल प्रेरित हो जाता है। तो ये भी ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वैद्युत अनुनाद से क्या समझते हैं? तो देखिए, जब प्रेरण प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC बराबर होते हैं, इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तब स्थिति कैसी कहलाती है? वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, 2023 में भी आ चुका था ये, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान। तो प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूर्ण चक्र में 2 बार अधिकतम मान प्राप्त करती है और धारा का यह अधिकतम मान ही शिखर मान कहलाता है। आपने ये डायग्राम समझ रखा होगा, मैंने चैप्टर वैसे समझा रखा है। देखिए, एक पूर्ण चक्र हो गया यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, ये हो गया एक मान शिखर मान और ये हो गया, तो ये 2 बार शिखर मान प्राप्त कर रही है और इसी को हम क्या कहते हैं? अधिकतम मान को ही, इसी अधिकतम मान को ही हम शिखर मान कहते हैं धारा का, है ना। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो देखो वर्ग माध्य और मूल मान, तो प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए धारा के एक वर्ग के औसत मान के वर्गमूल, है ना, I² के बार का अंडर को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, बस लास्ट एक पेज रह गया खत्म। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्या बोला मैंने? कि जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है, बहुत ज़्यादा अधिक आवृत्ति से बदलती है, बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है, तो क्या हुआ कि तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है, चारों ओर को। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 विशेष गुण। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ये तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब निर्वात में गति कर सकती हैं। तो ये था हमारा पूरा PDF जिसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने भले दोस्तों का भला करिएगा कि आप उनको ये भेज दीजिएगा ताकि वो पढ़ लें और इससे उनका बहुत सारी डेफिनेशंस रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हमने एक ही वीडियो में बहुत सारी रिवीजन कर ली और मात्र कितने मिनट में? मात्र 16 से 17 मिनट में। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।